सतपुड़ा के घने जंगल में बहुत सारे भूत रहा करते थे। सुनने में तो ऐसा आता है उस जंगल में भूत ही पेड़ बनकर खड़े रहते हैं और जो भी इंसान उस पेड़ के पास जाता है पेड़ की शाखाएं बढ़ने लगती हैं और एक ही झटके में उसकी गर्दन दबोचकर मार देती हैं और उसके बाद उसका खून पी जाती हैं, जिसके डर से कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं करता। जब बहुत दिन से इंसान जंगल में नहीं गए तो सभी पेड़ वाले भूत भूख से कराहने लगे और आपस में बात करने लगे। हम लोग अपनी भूख कैसे मिटाएं? भूतों के बीच एक अहंकारी भूत बोलता है, हम लोग गांव की तरफ जाकर अपने अपने तरीके से लोगों के मान से अपना भूख मिटाएंगे और उनके खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। इस तरह योजना बनाकर सारे भूत गांव की तरफ चल देते हैं और अपने अपने तरीके से लोगों को मार देते हैं। सबको गांव भेजकर अहंकारी भूत जंगल में ही रह जाता है। अहंकारी भूत पूरे जंगल में घूम घूम कर जानवरों का शिकार करके खाता है और मजे में रहता है। सभी भूत जब गांव में शिकार करके एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनका नेता अहंकारी भूत नहीं दिखाई देता। अहंकारी भूत चालाकी से सभी भूतों को भगाकर जंगल में अकेला रहकर घूम घूम कर शिकार करता और जानवरों को मार कर खाता। वो अब एक बहेलिया का रूप बना चुका था। हाथ में तीर और धनुष लेकर दूर से ही पशुओं और पक्षियों का शिकार कर दिया करता और धीरे धीरे वो जंगल के सारे पशु पक्षियों को मार कर खा गया और एक दिन वो जंगल में अकेला ही रह गया। पशु पक्षी न मिलने पर वो जंगल के पेड़ों से फल खाने लगा और मजे से रहने लगा। और दूसरी तरफ जब गांव के भूत एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहां अपने अहंकारी भूत को नहीं पाते तो सोचने लगते हैं, हमारा अहंकारी नेता कहां गया? अहंकारी जरूर कोई न कोई चाल चल रहा होगा। मीठा तो बहुत बोलता है लेकिन हम लोगों से नफरत करता है। हमेशा कोई न कोई नई चाल चलता रहता है। हम सभी को धोखा देना अब उसकी आदत बन चुकी है। उसको छोड़ देना ही उचित है। नहीं भाई, अहंकारी भूत चाहे जो करे उसे छोड़ना उचित नहीं, इसलिए कि हम सब में सबसे ज्यादा ताकतवर वही है। अगर कोई घटना घटित होती है तो वो हम सब के काम आएगा। दूसरे भूत के कहने पर सभी उसकी बात को मानते हैं और अहंकारी भूत की खोज में निकल पड़ते हैं। गांव में वो कहीं नहीं मिलता तो फिर सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी भूतों को जंगल की तरफ आते हुए अहंकारी भूत देख लेता है और उनसे कहता है, ये पूरा जंगल हमारा है, अब तुम लोग गांव की तरफ ही जाकर रहो। ऐसा है कि हम लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है। एक जगह सभी का रहना ठीक नहीं। तुम लोग भी अपना अपना गांव बांट लो और एक एक गांव में एक एक भूत हो जाओ। उसके बाद सब मजे से रहेंगे। नहीं अहंकारी भाई, एकता में ही बल है। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम सब एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे जब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। अब तुम हमें सिखाओगे, भूत कभी भी कमजोर नहीं होता। हम लोगों की शक्तियों का कोई अंत नहीं। हम लोग अकेले ही इस दुनिया से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर मुसीबतों का सामना करने में डर कैसा? जैसी मुसीबत आएगी हम उसका सामना करेंगे। परेशानी आने पर हम एक हो जाएंगे। नहीं, आज हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर जंगल में आ जाओ। और इस तरह सभी भूत फिर से जंगल में रहने लगते हैं और पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। जब भी कोई पक्षी पेड़ पर बैठता है तो पेड़ बने भूत उसे मार कर खा जाते हैं। और अगर कोई जानवर पेड़ के नजदीक से गुजरता है तो पेड़ की शाखाएं बढ़ने लगती हैं और जानवर को पकड़कर खा जाती हैं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। एक दिन अहंकारी भूत ने सोचा, मैं सभी भूतों को मारकर पूरे जंगल पर कब्जा कर लूं। ऐसा सोचकर अहंकारी भूत जंगल में आग लगा देता है। आग लगते ही जंगल के सारे पेड़ जलने लगते हैं। उन पेड़ों के साथ साथ भूत बने पेड़ भी आग में जल जाते हैं और इस तरह अहंकार से भरा हुआ भूत अपने सभी भाइयों को मार देता है और अकेला होकर पूरे जंगल पर एक छत्र राज करने लगता है।
कहानियां सुनोगे? आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अमावस की काली रात। अमावस की काली रात में रामपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल आती थी, जिसके डर से सभी गांव वाले दरवाजे बंद कर दिया करते थे। चुड़ैल जिस घर का दरवाजा खुला पाती, वो घर में घुसकर लोगों को बलि चढ़ाने के लिए उठा ले जाती। चुड़ैल अपने गुरु को 1000 आदमियों की बलि चढ़ाने की शपथ खा चुकी थी। अकेले रामपुर गांव के 50 लोगों की बलि वो चढ़ा चुकी थी, जिसके चलते गांव वाले उससे बहुत डरते थे। आज भी अमावस की काली रात थी और रामपुर गांव पर फिर से चुड़ैल का साया मंडराने लगा था। चुड़ैल गांव की गलियों में घूमने लगती है, लेकिन किसी का दरवाजा खुला हुआ न पाकर चुड़ैल बिना शिकार किए अपने गुरु के पास जाती है। हे गुरुदेव, आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे। आज अमावस की काली रात को शैतान को बलि देना जरूरी होता है। अगर आज उसे बलि नहीं दी गई तो वो मुझे और तुमको हमेशा के लिए कैद करके आग की लपटों के बीच डाल देगा। तुम जाओ और जल्दी से जल्दी किसी आदमी को पकड़ कर लाओ। चुड़ैल अपने गुरु की बात मानकर आदमी की खोज में निकल पड़ती है। बलि का समय नजदीक आता जा रहा था। गुरु की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शैतान बलि के लिए आने वाला था। चुड़ैल को भी अब शैतान का डर सताने लगा था। चुड़ैल रात में कई गांवों में घूमती है। अंत में उसे एक पागल आदमी दिखाई देता है, जिसे घर वालों ने घर से निकाल दिया था। वो पागल आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ था और ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था और वो जोर जोर से रो रहा था। चुड़ैल ने जब उसको देखा तो चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। उसने उस पागल आदमी को उठा लिया और उठाकर अपने गुरु के पास लेकर चली गई। चुड़ैल का गुरु उस पागल आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लोग पागल कहते हैं। मैं पागल हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे तुम लोग बहुत भले आदमी लगते हो। इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। गुरु भूखे और पागल आदमी को बहुत सारे फल देता है और उसको वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। उसके बाद उस पागल आदमी को खंभे में रस्सियों से बांध देता है। मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम लोग मुझे खंभे से बांध रहे हो? पागल होकर जीने से तो अच्छा है कि तुम किसी के काम आ जाओ, और आज तुम हम लोगों के काम आने वाले हो और सदा सदा के लिए इस नर्क भरी जिंदगी से तुम आजाद हो जाओगे। मैं तो ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जैसे भी हो तुम गांव वालों से भी बदमाश हो। उन लोगों ने कम से कम मुझे बाहर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने के लिए तो छोड़ दिया था, लेकिन तुमने तो आज मुझे बांध ही दिया। अब तो मुझे और भी दिक्कत होने लगी है। मेरा बंधन खोलकर मुझे अभी आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मैं पागल हूँ, पागल है, पागल हूँ। हे, मेरे गुरुजी से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दुष्ट, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गंदे लोग, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं? तुम गंदी हो, खून पीने की बात कर रही हो। चुड़ैल पागल आदमी को मारने के लिए दौड़ती है। नहीं नहीं, तुम इसको मत मारो। इसको तो शैतान मारेगा और मारकर इसकी बलि चढ़ाएगा। उसके बाद हम लोग मिल बांटकर इसको खा जाएंगे। अपने गुरु की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और शैतान हाथ में फरसा लिए एक गुफा के दरवाजे से प्रवेश करता है। गुरु और चुड़ैल के सामने आता है और पूछता है, मेरा शिकार कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। चुड़ैल पागल को खोलकर शैतान के सामने लाती है। शैतान एक ही बार में उस पागल को मार देता है और तीनों मिलकर अमावस की काली रात में शैतानी प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं। आज तो मजा ही आ गया। शैतान भाई, आजकल आदमी नहीं मिल रहे। अमावस की काली रात में बलि चढ़ाने के लिए मैं इस पगले को नदी के किनारे से पकड़ के ले आई हूँ। जरूरी नहीं कि बलि मानव की ही हो। मैं बकरी, भेड़, किसी भी जंतु की बलि लेने के लिए तैयार हूँ।
पास के गांव वाले बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं। ये जानते हैं कि दरवाजा बंद करने के बाद चुड़ैल घर के अंदर नहीं आ सकती, और अक्सर ही ये लोग अमावस्या की रात को अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग अब अपना बच्चा खुद ही यहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ऐसा उपाय कर देता हूँ। ऐसा कहकर अगली सुबह शैतान गांव की तरफ चल देता है। शैतान दिन में ही गांव में प्रवेश कर जाता है। गांव वाले शैतान को दिन में देखकर उसे घेरना शुरू कर देते हैं। दूर से ही रस्सियां फेंक कर उसे बांध देते हैं और बांधकर उसे गांव की चौपाल पर लाते हैं। मुखिया गांव के चौपाल पर उसे लोहे की जंजीर में बांधकर पेड़ से उल्टा लटका देता है। उसके बाद शैतान अपने आप को उल्टा लटका पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग शैतान को आग लगा देते हैं। शैतान चिल्लाने लगता है। शैतान की आवाज चुड़ैल के कानों तक पहुंचती है। चुड़ैल तुरंत शैतान की मदद के लिए चल देती है, और जैसे ही गांव के अंदर पहुंचती है, सारे गांव वाले अपने हाथों में लोहे की जंजीर लेकर तैयार बैठे हैं। चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए आ रही है और शैतान को पेड़ पर जलते हुए लटका पाकर गांव वालों से बोलती है, तुम लोगों ने शैतान को बांधकर बहुत बड़ी गलती की है, और बड़ी गलती की है तो उसकी कीमत भी बड़ी ही चुकानी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि इस शैतान को अभी आजाद कर दो, नहीं तो गांव का कोई भी इंसान बचने नहीं पाएगा। एक एक करके सारे मारे जाओगे। तुम लोग नहीं जानते हो कि इस गलती का क्या अंजाम होगा। अब हम तेरी बातों से नहीं डरने वाले चुड़ैल। तूने भी हमें बहुत ज्यादा सताया है। तू नीचे तो आके देख, तेरा भी अब हम यही हाल करने वाले हैं। अब हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं। तुम लोग शैतानी आत्माओं के बारे में नहीं जानते हो। तुम शैतान को आग से कितना भी जला दो, लेकिन वो जलने वाला नहीं है। वो जब चाहे तुम्हारे बंधन को तोड़कर आजाद हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू भी नीचे उतर के देख ले। गांव वालों के ऐसा कहने पर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और नीचे उतरने लगती है। और जब चुड़ैल नीचे उतर जाती है तो सभी गांव वाले उसके ऊपर जंजीर फेंककर उसे बांध देते हैं। अपने आप को बंधा हुआ पाकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद गांव वाले देर न करते हुए चुड़ैल को भी आग के हवाले कर देते हैं। कहानी ऑटो वाला भूत। दुनिया का कोई भी देश हो, वहां के लोगों में भूत, प्रेत और पिशाचों का डर तो रहता ही है। कुछ लोग इन भूत, प्रेत, पिशाचों को मानते हैं और कुछ लोग इसे बस मन का वहम बताते हैं। लेकिन जब उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से होता है जिस पर उनका बस नहीं चलता, तो अंत में उन्हें मानना ही पड़ता है कि इस संसार में भूत, प्रेत और पिशाच हैं और उनका अस्तित्व भी है। जिस तरह हम रहते हैं उसी तरह उनके भी रहने का कोई न कोई ठिकाना जरूर होता है। हमें कभी भी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि भूत, प्रेत और पिशाचों से हमारा सामना कभी ना हो। अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह आज भी भीड़ थी। लोग स्टेशन से बाहर आते और बस में बैठकर अपने अपने घर चले जाते। रमेश और उसका दोस्त कमलेश रोज शाम को सीरियल की शूटिंग से वापस आते। ऑटो से घर जाने के लिए पैसा ज्यादा लगता, इसलिए वो लोग हर रोज शाम को बस से अपने घर जाते। एक दिन उन्हें शूटिंग से आने में देर हो गई। उस समय तक सारी बसें बंद हो चुकी थी। अब उनके पास दो रास्ता था। पहला कि वो पैदल जाएं और दूसरा कि वो ऑटो करके जाएं। रात काफी हो चुकी थी। अगर वो पैदल जाते तो उन्हें घर जाने में काफी समय लग जाता और अगले दिन सुबह उन्हें शूटिंग के लिए देर हो जाती। इसलिए उन दोनों ने ऑटो से जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो ऑटो स्टैंड गए तो वहां कोई ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी से पूछने पर पता चला कि आज ऑटो ड्राइवरों का स्ट्राइक है। यार, ये क्या तमाशा है? ऑटो स्ट्राइक का मतलब ये थोड़ी है कि एक भी ऑटो ना चलाओ। हमारे जैसा आदमी तो परेशान ही हो जाएगा। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार, कितने दिनों बाद तो आज हम ऑटो में बैठने वाले थे,
और आज ये ऑटो नहीं चल रहा। तभी उन्हें एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है और वो उसे रोकता है। अरे भैया, अरे सुनो सुनो सुनो, महाडा 4 बंगला चलोगे क्या? हाँ जी जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। इस समय रोड पर न कोई ऑटो न कोई बस, एकदम शांत सड़क। रात की ठंडी हवा उनके कानों को छू रही थी। लेकिन आज तो बंदी है ना, फिर आप कैसे ऑटो चला रहे हैं भैया? मैं इन ऑटो स्ट्राइक के चक्कर में नहीं पड़ता, और किसी में दम भी नहीं जो मुझे रोक सके। भाई साहब आप तो बड़े दमदार आदमी हो। भाई मैं दमदार आदमी तो हूँ, और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। ऑटो वाले की बात सुनकर कमलेश को मजाक सोचती है। भाई भूत से भी डर नहीं लगता। अब भूत की क्या बात करते हो भाई, छोड़ो ना भूत की बात, कोई और बात करो। इतना सुनकर कमलेश ऑटो ड्राइवर पर खूब हंसता है। क्या भाई इतना डरते हो? भूत भूत, अरे कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। दोनों को लगा कि ऑटो ड्राइवर छोटे दिल का है, इसलिए भूत का नाम सुनते ही डरने लगा है कि तभी ऑटो का पहिया एक गड्ढे में पड़ जाता है और ऐसा झटका लगता है कि रमेश आगे लुढ़क जाता है। रमेश की नज़र ऑटो ड्राइवर के पैर पर पड़ती है तो पैर देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर के पैर उल्टे थे। उसे डर लगने लगता है, क्योंकि बचपन में उसने सुना था कि चुड़ैलों और भूतों के पैर उल्टे होते हैं। लेकिन कमलेश इस बात से अभी भी अनजान है। रमेश कमलेश को सच्चाई बताकर दोनों बचकर निकल जाना चाहते हैं। कई बार उसने कमलेश को बताने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर शीशे से अक्सर पीछे देखता रहता है। एक बार फिर रमेश ने हिम्मत करके अपने दोस्त को ऑटो ड्राइवर की सच्चाई बता दी। सच्चाई जानकर कमलेश डर जाता है और कांपने लगता है। क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 2 मिनट के लिए ऑटो रोकेंगे। रमेश ऑटो को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता। रमेश के कई बार कहने के बाद भी ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं रोकता। अब दोनों को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जब हम बोल रहे हैं ऑटो रोको तो क्यों नहीं रोकते? मेरे दोस्त का मोबाइल गिर गया है, जल्दी रोको। इतना कहने के बाद ऑटो ड्राइवर उनकी तरफ अपना सिर घुमा देता है। उसका चेहरा बदला हुआ है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है। अब ये ऑटो नहीं रुक सकता, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। इतना कहकर भूतिया ऑटो ड्राइवर अपना सिर सामने करके ऑटो की रफ्तार और बढ़ा देता है। अब रमेश और कमलेश को लगने लगता है कि उनकी मौत निश्चित है, लेकिन दोनों अपने बचने की अंतिम कोशिश करने की सोचते हैं। उनके पास बचने का यही एक अंतिम रास्ता था। ऑटो की रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे कूदने के बाद भी दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने कमलेश को इशारा किया और दोनों एक ही बार में ऑटो से कूद गए। रोड पर फिसलकर दोनों के हाथ पैरों से खून निकलने लगे। दोनों को लगा कि अब ऑटो नहीं रुकेगा और हम बच गए, लेकिन कुछ दूर जाकर ऑटो रुक जाता है और वापस मुड़ने लगता है। ऑटो को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, ये भूत हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है और दोनों के पास आकर रुक जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। अरे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? किसी गाड़ी ने ठोक दिया क्या? सर वो जो सामने ऑटो है ना, उसी ने हम दोनों को ठोका है। यह सुनकर 2 पुलिस वाले उस ऑटो की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाले जब ऑटो के सामने पहुंचते हैं तो ऑटो वाला उन दोनों के ऊपर ऑटो चढ़ा देता है, जिससे दोनों पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देख दरोगा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी पिस्तौल निकालकर ऑटो के ऊपर फायरिंग करने लगता है। जैसे ही दरोगा के पिस्तौल की गोली खत्म होती है, भूत ऑटो से बाहर निकलता है
और दरोगा का गला दबाकर उसे मार डालता है। दरोगा के मरने के बाद कमलेश और रमेश किसी तरह उठकर भागने लगते हैं और दरोगा को मारने के बाद वो भूत अब उनके पीछे बढ़ने लगता है। भूत को अपनी ओर आता देख दोनों लड़खड़ाते हुए और रफ्तार से भागने लगते हैं। रमेश पूरी ताकत के साथ भाग रहा था और कमलेश को भी तेज भागने के लिए बोल रहा था। पीछे से भूत भी उतनी ही तेजी के साथ भागता हुआ दोनों के पीछे आता है। एक बार फिर उन्हें लगता है कि पुलिस वालों की तरह हम भी मरने वाले हैं कि तभी उन्हें गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। दोनों भागकर गणेश जी के मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और सुकून की गहरी सांस लेते हैं। मंदिर का पुजारी उन्हें जब घायल अवस्था में देखता है तो बोलता है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? दोनों पुजारी को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि तभी भूत ऑटो लेकर मंदिर के पास पहुंच जाता है और पुजारी को ललकारता है, ए पुजारी, इन दोनों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम इन बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अगर दम है तो बाहर आओ, देखता हूं तुम मेरा अंत कैसे करते हो। पुजारी गणेश जी का त्रिशूल लेकर रमेश और कमलेश के साथ मंदिर के बाहर आते हैं। उनके मंदिर के बाहर आते ही भूत उन पर हमला कर देता है तो पुजारी भी उस पर त्रिशूल चला देते हैं। त्रिशूल के लगते ही भूत जलकर राख हो जाता है। कमलेश और रमेश वो रात मंदिर में ही बिताते हैं और सुबह पुजारी जी को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। कहानी बरगद का भूत। रात काफी बीत चुकी थी। एक बार फिर रमेश की पोस्टिंग रामनगर हो चुकी थी। क्योंकि सुबह रमेश को इलेक्शन की ड्यूटी पे जाना था, इसलिए आज की रात उसका पुलिस स्टेशन पहुंचना बेहद जरूरी था। बस से उतरते ही रमेश ने आसपास देखा तो कोई सवारी नजर नहीं आई, तो वो पैदल ही जाने लगता है। कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर की ही तो बात है, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। रमेश अपना बैग और बंदूक लिए तेजी से चल रहा था और जैसे ही बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई, आ गए तुम। रमेश डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं है। फिर जैसे ही सामने मुड़ता है तो देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे कमलनाथ हवा में खड़ा है। उसकी आंखें नीली, कंधे पर बंदूक और खून से सनी वर्दी। आखिरकार तुम आ ही गए रमेश। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश का गर्दन दबोच लेता है। रामनगर थाना पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी पकड़ने के मामले में नंबर 1 है। कोई भी चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचता है कि चोरी करूं या नहीं, क्योंकि रामनगर थाने के नए दरोगा कमलनाथ की ईमानदारी और निडरता के आगे किसी की नहीं चलती। कमलनाथ ने एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसका जेल से छूटना नामुमकिन है। कमलनाथ के आने से थाने के सभी पुलिस वालों की काली कमाई बंद हो चुकी है और अब सभी घूसखोर पुलिस वाले और अपराधियों की मीटिंग होने लगती है। यार, इस कमलनाथ ने जीना हराम कर रखा है। न खुद खाता है और न खाने देता है। भाई, हमारे बारे में भी सोचो। पहले हम कितना मुनाफा कमाते थे और आप लोगों को भी देते थे, लेकिन जब से ये दरोगा कमलनाथ आया है, हमारा तो कोई माल पुल पार ही नहीं कर पाता। ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग भिखारी ही रहेंगे। सब लोगों की बात खत्म हो जाने के बाद रमेश बोलता है, अरे आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, कमलनाथ का कुछ हल जरूर निकलेगा।
और अगले दिन रामनगर थाने में सभी पुलिस वाले मौजूद रहते हैं कि तभी दरोगा कमलनाथ के टेबल पर फोन बजता है। जय हिंद सर। हेड कांस्टेबल रमेश सर। सर, लक्ष्मणपुर पुल से बालू के ट्रक पार किए जा रहे हैं, जल्दी आइए सर। कमलनाथ बिना किसी सिपाही को लिए बुलेट पर सवार होकर लक्ष्मणपुर पुल की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्मणपुर पुल से पहले एक बरगद का पेड़ पड़ता है। वहीं पर रमेश अपनी गाड़ी के साथ खड़ा है। कमलनाथ रमेश को देखकर अपनी बुलेट रोक देता है और बोलता है, अरे रमेश, यहाँ क्या कर रहे हो? पुल तो आगे है ना। सर, हमने सोचा कि ट्रक को यहीं पकड़ लेंगे, इसलिए यहाँ रुक गए हम। कमलनाथ थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, सही कह रहे हो, हम ट्रक को यहीं पकड़ेंगे, आने दो ट्रकों को। कमलनाथ अभी इतना बोलता ही है कि तभी ट्रकों के मालिक कमलनाथ के गले में पीछे से रस्सी बांध देते हैं। रमेश, बचाओ बचाओ मुझे, रमेश बचाओ। कमलनाथ, तूने हम सब के नाक में दम कर रखा था। न तू खुद खाता और न हमको खाने देता था, इसलिए हमने सोचा कि तुझे रास्ते से हटाना ही ठीक है। इतना कहकर रमेश और ट्रकों के मालिक कमलनाथ को बरगद के पेड़ से सटे खाई में उसकी मोटरसाइकिल के साथ फेंक देते हैं, जिससे कि ये एक एक्सीडेंट लगे। कमलनाथ के मरने के बाद जो दरोगा रामनगर थाने में आता है, वो रमेश और ट्रक मालिकों के साथ मिलकर खूब पैसा कमाता है। और कुछ दिन के बाद रमेश रामनगर से तबादला करवाकर दूसरे जिले चला जाता है और 2 साल के बाद आज फिर रमेश रामनगर थाने में दरोगा बनकर आ रहा है। बस से उतरने के बाद रात काफी हो जाने के कारण कोई भी सवारी नहीं मिलती, तो रमेश पैदल ही थाने जाने लगता है। पैदल चलते चलते जैसे ही रमेश बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो पीछे से आवाज आती है, आ गए तुम? रमेश डर जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं। फिर जैसे ही सामने मुड़ता है तो देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे कमलनाथ हवा में खड़ा है। उसकी आंखें नीली, कंधे पर बंदूक और खून से सनी वर्दी। आखिरकार तुम आ ही गए रमेश। मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश का गर्दन दबोच लेता है। रमेश कमलनाथ को देखकर डर जाता है। अरे सर, हमको माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी सर, मुझे छोड़ दो। तुमको कैसे छोड़ दूं? आज तो अपना बदला पूरा जरूर करूंगा। इतना कहकर कमलनाथ रमेश की गर्दन काटकर अलग कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद रमेश का मोबाइल निकालकर रमेश की आवाज में ट्रक मालिकों को फोन करता है। अरे दोस्तों, मैं फिर आ गया। पैसे कमाने का समय आ गया है और अब तो मैं थाना इंचार्ज बन के आया हूँ। मिलना है तो जल्दी आओ बरगद के पेड़ के पास, वहीं पर मैं खड़ा हूँ। थोड़ी ही देर में ट्रक मालिक आते हैं और दोनों के आते ही कमलनाथ दोनों को दबोच लेता है और दोनों के गले में रस्सी डालकर उन्हें बरगद के पेड़ से लटका देता है, जिसके बाद धीरे धीरे तड़प तड़प कर दोनों की मौत हो जाती है। एक दिन एक गांव में भूत आता है। देखता है कि सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी किसी के यहां तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखे पेट सोते हैं। भूखे पेट सोते हुए बच्चों को देखकर भूत को उन बच्चों पर दया आ जाती है। वो सोचता है, क्यों ना मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूं। हो सकता है अच्छे कर्म करने से मुझे भी भूत के जीवन से मुक्ति मिल जाए
ये सोचकर भूत हवा में उड़ने लगता है और गांव में पैसों की बारिश शुरू करने लगता है। गांव में पैसे बरसते हुए देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। गांव वाले बहुत सारा पैसा लूटते हैं। गांव वालों के घरों की छत पर भी पैसे ही पैसे होते हैं, आंगन में भी पैसे होते हैं। भूत पूरे गांव को अमीर बना देता है। गांव सुखी हो जाता है। गांव के सभी लोग भर भर पेट भोजन करने लगते हैं। आसपास के गांव वाले इन्हें इस प्रकार धनी देखते हैं तो वो सब इनसे जलने लगते हैं। उसके बाद गांव में चोर आकर चोरियां करने लगते हैं। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को परेशान देखकर भूत सोचता है, मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जब ये लोग गरीब थे तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आता था। अब जब ये लोग अमीर हो गए हैं तो चोर इन्हें सताना शुरू कर दिए। अब मैं चोरों को पकड़ लूंगा। रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया के घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, भूत बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। गांव में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जग जाते हैं। चोर चोर चिल्लाने की आवाज मुखिया के घर की तरफ से आ रही थी और लोग दौड़कर मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया का भी पूरा परिवार जग जाता है। सभी के इकट्ठा हो जाने के बाद लोग दरवाजे को खोलते हैं और चारों चोरों को पकड़ लेते हैं। चारों चोरों को पकड़कर लोग खूब मारते हैं और मारने के बाद चोरों को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी चोरों को खूब मारती है और जेल में बंद कर देती है। उसके बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती हैं। भूत गांव वालों को खुशहाल देखकर बहुत ही खुश होता है और गांव वाले सोचते हैं, आखिर पैसा बरसाने के पीछे किसका हाथ है? चोरों के आने के बाद दरवाजे पर कुंडी किसने लगाया? इन सब बातों पर मुखिया के साथ गांव के लोग चौपाल पर विचार करते हैं। दरवाजे पर कुंडी तो मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं लगाया। मुझे तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे पूरे गांव की मदद कर रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जिस रूप में हो। वो हम लोगों का भला सोचती है। हाँ, आखिर उस अदृश्य शक्ति के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि भूत प्रकट हो जाता है और कहता है, मैं इसी गांव में रहने वाले रामदीन का लड़का हूं। कुछ वर्षों पहले स्कूल से आते समय एक प्रेत ने आम के बगीचे में मुझे मार दिया था। उसके बाद मैं भूत बन गया। मैं हमेशा अपने गांव के भले की बात सोचता हूं और गांव में मैंने ही पैसे बरसाए हैं। चोरों को पकड़वाने में भी मेरा ही हाथ है। मैंने ही कुंडी लगाई थी। वो अदृश्य आत्मा जिसके बारे में तुम लोग चर्चा कर रहे हो, वो मैं ही हूं। भूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी भूत का पांव पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत से विद्वानों को बुलाकर मंत्र द्वारा उसकी आत्मा को मुक्त करवा देते हैं और भूत खुशी खुशी सदा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है।